बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारा 8353 जो रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सब्जेक्ट है, इसका आज का टॉपिक है एसी सिंगल फेज़ कैपेसिटर मोटर के नकाइस और इलाज। जो भी फॉल्ट्स और उनके रेमेडीज़ एसी सिंगल फेज कैपेसिटर टाइप मोटर के नकाइस और इलाज। अब नकाइस और इलाज जो हैं वो तब आप डिफाइन कर सकते हैं जब आपको उसका कंस्ट्रक्शन का पता हो। अगर मोटर की कंस्ट्रक्शन का आपको नहीं पता तो आप उसमें से फॉल्ट्स जो हैं वो डिफाइन करने मुश्किल होंगे। तो मैं सबसे पहले इस मोटर के आपको वाइंडिंग डायग्राम समझा देता हूँ थोड़ी सी। इसमें हमारे पास दो वाइंडिंग्स होती हैं, क्योंकि सिंगल फेज वाइंडिंग के ऊपर आपको पॉसिबल नहीं है कि आप मोटर को ऑटो स्टार्ट बना सकें, इसलिए हमें उसको टू फेजेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। टू फेजेस में कन्वर्ट करने के लिए ये दूसरी वाइंडिंग है। यहाँ पर हमारी सिंगल फेज सप्लाई होती है, जैसे हम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर हम। और यहाँ पर हमें इस फेज़ का दूसरे फेज़ का फेज़ डिस्प्लेसमेंट पैदा करने के लिए हमें यहाँ पर तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। या तो आप यहाँ पर कैपेसिटर लगा दें दूसरी वाइंडिंग में, या यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दें, या नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो इस नंबर 1 वाइंडिंग और नंबर 2 वाइंडिंग की डिफरेंस कर दें। इन तीनों में से कोई एक मेथड हम अप्रोच करते होते हैं, और मोस्टली जो है वो कैपेसिटर वाला मेथड जो है, ये वाला मेथड अप्लाई किया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर हम रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो रेजिस्टेंस में पावर लॉसेस ज़्यादा होते हैं और हीटअप ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और अगर हम इंडक्टेंस लगाते हैं तो इंडक्टेंस लगाने से भी नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं, जिसकी वजह से लॉसेस हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसलिए हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वाला दोनों तरीका जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। हम दूसरी वाइंडिंग में कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने सिंगल फेज मोटर में तमाम मोटर्स में कैपेसिटर लगा हुआ देखा होता है। तो अब इसकी कनेक्शन डायग्राम इस तरह होती है कुछ। अगर हम इसको इस तरह कन्वर्ट करें तो दोनों वाइंडिंग्स के जो सेकंड वाला सिरा होता है उसको हम न्यूट्रल वायर से जोड़ देते हैं, फिर न्यूट्रल से जोड़ देते हैं, और जो इसका पहला सिरा होता है एक को डायरेक्ट फेज दे देते हैं, दूसरे के दरमियान में कैपेसिटर को इंस्टॉल कर देते हैं। तो इस तरह हमारी ये सिंगल फेज मोटर जो है ये सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। अगर हम ये कैपेसिटर नहीं लगाते तो हमें मोटर को किसी एक तरफ मूव करवाना पड़ता है। जब एक तरफ मूव करवा दें तो वो मोटर उसी तरफ घूमना शुरू हो जाती है। तो हमें सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसमें कैपेसिटर इंस्टॉल करना होता है। अब इस मोटर्स में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस फॉल्ट को कैसे डिटरमाइन करना है, हमने कैसे डिफाइन करना है, कैसे उसकी वो रेमेडीज़ क्या होंगी उनकी, इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप कहीं भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो जो फॉल्ट्स हैं उनका सामना करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स और मैकेनिकल फॉल्ट्स। हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स में दो ही तरह के फॉल्ट्स होते हैं हमेशा। एक ओपन सर्किट होता है और दूसरा शॉर्ट सर्किट होता है। ओपन सर्किट से मीनिंग क्या है? ओपन सर्किट पहली वाइंडिंग में हो सकता है, दूसरी वाइंडिंग में हो सकता है, दोनों वाइंडिंग्स में हो सकता है, कैपेसिटर में हो सकता है। शॉर्ट सर्किट जो है एक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग से शॉर्ट हो सकती है, एक वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो सकती है, इसके आपस में कॉयल एक से ज़्यादा जो है वो शॉर्ट हो सकते हैं। तो इस तरह शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो है वो इसमें अकर होता है। तो अब हम इसके कुछ फॉल्ट जो हैं वो आपके बुक के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। तो पहला फॉल्ट है मोटर स्टार्ट ही नहीं हो रही। इसका जो नुक्स है वो ये हो सकता है कि सप्लाई ही नहीं है, आपने लोड ही बहुत ज़्यादा डाल दिया है जिसकी वजह से ऐसे हो। सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है कि जो कि मोटर में एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। जो सिंगल फेज में है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से मोटर को ऑटो स्टार्ट करवा के सेल्फ स्टार्ट बना के ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो उसको ओपन कर देता है ताकि मज़ीद उसमें सप्लाई ना आ जाए और मोटर ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है इसमें भी ख़राबी हो सकती है। तो उनकी रेमेडीज़ ये होंगी कि सप्लाई चेक की जाए, लोड कम कर दें अगर लोड ज़्यादा है तो। अगर शाफ्ट टेढ़े होने की वजह से उसका सेंट्रीफ्यूगल स्विच का स्प्रिंग जो है दुरुस्त नहीं जगह पे है तो शाफ्ट को सीधा करते हैं। दूसरा, फ्यूज़ या ओवर करंट रिले मोटर के चलते ही ट्रिप कर जाती है। फ्यूज़ या ओवर करंट रिले जब ट्रिप करती है तो वो हमेशा ओवरलोड की वजह से होती है या शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है, और या उसकी सेटिंग जो है वो सही ना की हो तो उसकी वजह से होती है। सेटिंग होती है उसकी कि कितनी सप्लाई कितनी इलेक्ट्रिक
करंट पास आउट करे तो ये ट्रिप कर जाए, तो वो सब सेटिंग जो है उसको सेट करना होता है। और तीसरा फॉल्ट जो होता है इसमें मोटर का बंद हो जाना। मोटर जब बंद हो जाती है, सप्लाई डेफिनेटली कट ऑफ हो जाती है। सप्लाई किस किस वजह से कट ऑफ हो सकती है? लाइन फ्यूज़ पिघल गए हैं, फेज लीड जो है वो टूट गई, ओपन सर्किट आ गया, मेन स्विच के कनेक्शन जो हैं उनमें ओपन सर्किट है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जैसे ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट ही इसमें जो फॉल्ट्स आ रहे हैं हर जगह पे, बस वो देखना होता है हमने सर्किटरी के ऊपर के सर्किट कहाँ कहाँ से होकर आ रहा है, और वहाँ पे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट देखा जाता है। चौथा है मोटर चल कर पूरी रफ्तार पर नहीं जा रही, सेंट्रीफ्यूगल स्विच में खराबी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो पूरी रफ्तार पर लेके जाके उसकी जो रनिंग वाइंडिंग है उसको कट ऑफ कर देता है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसको चेक किया जाए। मोटर को हाथ लगाने से झटका महसूस होता है, डेफिनेटली वो उसकी जो बॉडी है उसमें कोई ना कोई तार जो है वो टच हो रही है अंदर से वाइंडिंग की, उसको चेक किया जाए। और अर्थ वायर अगर कट ऑफ हो गई है तो अर्थ वायर को भी चेक किया जाए। जब मेन स्विच को ऑन किया जाता है तो फौरन फ्यूज पिघल जाता है। इसकी मेन रीज़न यही होती है कि मोटर मोस्टली शॉर्ट हुई होती है, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ होता है। और वो शॉर्ट सर्किट जो है मैंने आपको बताया पहले भी कि वो शॉर्ट सर्किट जो है मुख्तलिफ तरह से हो सकता है, क्योंकि इसके जहाँ जहाँ वाइंडिंग होगी, जहाँ जहाँ सप्लाई जा रही है वहाँ कहीं भी हो सकता है। मेन स्विच में हो सकता है, कंड्यूट पाइप के साथ हो सकता है, वाइंडिंग जो है उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वाइंडिंग ग्राउंड हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं इस सर्किट के अंदर कि ये वाइंडिंग्स में आपस में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद का जो इसी तरह मोटर का लोड ना उठाना, अगर मोटर लोड उठाए भी तो वो ठीक से काम नहीं करती, तो उसमें भी मोटर का ओवरलोड होना है। वाइंडिंग में कोई एक कॉयल या दो कॉयल आपस में शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, उन शॉर्ट सर्किट्स कॉयल को जो है वो आप कंटिन्यूटी टेस्ट के थ्रू या ओहम मीटर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। मोटर का गर्म हो जाना, हवा जो है वो उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, इस वजह से मोटर ज़्यादा गर्म हो रही है। और रूटर से स्टेटर का हटे हुए होना है, मुतवाज़ी सर्किट्स में ओपन सर्किट होना है, एक्सिलरी वाइंडिंग जो है वो उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट की वजह से ही मोटर मोस्टली गर्म, शॉर्ट सर्किट की वजह से ही मोटर मोस्टली गर्म होती है ज़्यादा। मोटर की रफ्तार कम है, इसमें कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, वोल्टेज कम हो सकते हैं आपके, स्टेटर वाइंडिंग इंसुलेशन जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। उसके बाद बैरिंग का गर्म होना या शोर करना, बैरिंग जो है उनमें ग्रीस खुश्क हो चुकी है, बैरिंग जैम हो चुके हैं, इस वजह से भी हो सकता है। और मोटर से गूं गूं की आवाज़ आती है, तो मोटर के सर्किट में कैपेसिटर जो है वो आपका ठीक नहीं है। तो ये सिंगल फेज मोटर वाइंडिंग के फॉल्ट्स थे।